ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज डॉक्टर सादिक अली फ्रॉम फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म। आज हम पहला लेक्चर लेंगे फर्स्ट एड के अंदर। एंड दिस फर्स्ट एड वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, दिस इज 2023। तो आप लोगों ने अगर इसके साथ अपना बुक पढ़ना है तो 2023 बुक ले लें। तो 2023 जो न्यू फर्स्ट एड एडिशन है वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करेंगे, और आफ्टर 4.5 months यू पीपल विल एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वट एवर द गाइज दे आस्क, ठीक है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं वो आप लोग को पढ़ा सकूं। और अगर आप लोग डेली के बेस पे 2 से 3 लेक्चर जो आप लोग के पास आते रहेंगे उनको तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 4 to 4.5 months यू पीपल विल इनफ एबल to answer any type of question if someone asks you from basic sciences। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी से। हम सिस्टेमिक से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर तरीके से हम अलग चीज़ों की तरफ जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज हार्ट मार्फोलॉजी। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट की मार्फोलॉजी क्या है, हार्ट किस तरह बनता है, उसमें चेम्बर्स कितने हैं, सिप्टम्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि जब एम्ब्रियो बनती है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, द हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जब एम्ब्रियो बनती है उसमें जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं इंक्लूडिंग किडनी, ब्रेन, लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, ठीक है, उन सब के अंदर फंक्शनली जो फर्स्ट ऑर्गन काम करने लग जाता है दैट इज ओनली हार्ट। अब इसका एक वजह है, अगर आप लोग देखें, हार्ट इज द पंपिंग मस्कुलर चेम्बर ऑफ द बॉडी विच कैन कंट्रैक्ट एंड विच कैन इजेक्ट द ब्लड टू सप्लाई ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए जो हार्ट है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में पहला ऑर्गन है जो फंक्शन करना शुरू करता है। और हार्ट जो है ये स्पॉन्टेनियसली बीट करता है बाय द एंड ऑफ 4 week ऑफ डेवलपमेंट। दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। हाउ मेनी चेम्बर्स इन द हार्ट वी हैव? वेरी गुड, 4। जिस तरह हम कहते हैं 2 एट्रियाज है, 2 वेंट्रिकल है, अगर हार्ट में चेम्बर 4 है तो वो 4 week के अंदर फिर बीट करना भी शुरू कर देता है। सो 4 चेम्बर, 4 week, प्लीज रिमेम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जब हार्ट को हम देखते हैं तो इनिशियली हार्ट जो है वो इस तरह जनाब हमारे पास एक स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल में होता है। जब हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल में होती है, फिर इसके अंदर चेंजेस आती है। ये लेफ्ट टू राइट इस तरह जनाब हमारे पास डिस्प्लेस करता है, इसको हम कार्डियक लूपिंग कहते हैं। देखिए प्राइमरी हार्ट ट्यूब, ये जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब है ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, उसके अंदर जनाब लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस से मुराद ये है कि रोटेशन होती है, और इसकी जो रोटेशन है वो 4 week के डेवलपमेंट में स्टार्ट होती है। तो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट का मतलब ये लेना है कि इनिशियली व्हेन द हार्ट इज गोइंग टू डेवलप इट एक्ट एज अ प्राइमरी हार्ट ट्यूब, ठीक है। वो जो हार्ट ट्यूब है वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो प्रिमिटिव एट्रियास, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से बनती है। फिर इसके अंदर जनाब ये है कि रोटेशन आती है। रोटेशन की बेस पे जनाब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है कि जब हार्ट लेफ्ट टू राइट रोटेट करता है तो उसमें डायनीन आर्म का जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। डायनीन एक प्रोटीन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कभी कभार जो जीन्स होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन आती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो एडल्ट हार्ट है उसका जो 2/3 पार्ट है वो लेफ्ट साइड पे है, 1/3 पार्ट राइट साइड पे है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि जनाब ये पोलैरिटी की वजह से लेफ्ट टू राइट, ये रोटेशन की वजह से 2/3 ऑफ द हार्ट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड 1/3 ऑफ द हार्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। अब सवाल ये है, इस पोलैरिटी के दौरान अगर इस डायनीन प्रोटीन के अंदर मसला आ जाए तो इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। और डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब ये है कि एनाटोमिकली जो हार्ट है वो अगर 2/3 जो है वो राइट साइड पे चला जाए और 1/3 लेफ्ट पे चला जाए तो उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, विच इज क्लासिकली सीन इन कार्टागेनर सिंड्रोम। अब जो कार्टागेनर सिंड्रोम है ये प्राइमरी एक्सिलरी जनाब डिफेक्ट होता है, और कार्टागेनर सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे इन ग्रेटर डिटेल। लेकिन यहाँ से एक एमसीक्यूज आप लोग के साथ में जो ज़रूर शेयर करूंगा कि जो कार्टागेनर सिंड्रोम है इसका एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन, कि कार्टागेनर सिंड्रोम अगर किसी बंदे में बाई बर्थ है भी तो इसकी जेनेटिक नेचर क्या है। तो प्लीज एवरीवन शुड राइट इन योर नोट्स ऑन द टॉप ऑफ योर बुक दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। तो जब हम कार्टागेनर सिंड्रोम पढ़ेंगे तो हमें इसका जेनेटिक पता होना चाहिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कार्टागेनर सिंड्रोम के अंदर प्लीज रिमेंबर 3 थिंग इन दिस पेशेंट, देयर इज साइनोसाइटिस। इन लोगों के अंदर जनाब इंफ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस दैट इज कॉल्ड
साइनोसाइटस। साइनस क्या है? दीज आर द एयर फिल्ड कैविटी इन द पेरा नेजल बोन्स लाइक मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथोमाइड साइनस, इवन के देयर इज स्फीनाइड साइनस। तो जो कार्टागिनल सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें जनाब एक क्लिनिकल फीचर होता है दैट इज साइनोसाइटस। Another is this patient develop bronchiectasis and dextrocardia। तो तीन चीजें, combination of three things is called a triad। Combination of three things which are dextrocardia, sinusitis and bronchiectasis, think about Cartagena syndrome। And the genetic nature of Cartagena syndrome is, I told you, that is autosomal recessive condition। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज डिफेक्टिव इन कार्टागिनर सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड ऑफ डायनी नाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जनाब एट्रिया की तरफ और हम सेप्टेशन ऑफ द चेम्बर्स की बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी, अगर आप लोग एक डायग्राम ड्रा करूँ, इससे आप लोग को ये चीज और भी वाज़ेह हो जाएगी। अगर हम हार्ट को एक सिंपल इस तरह जनाब फोर चेम्बर के जरिए हम ड्रा करें तो आप लोग को पता होना चाहिए दिस इज द हार्ट। हार्ट के अंदर ये जो ऊपर दो चेम्बर्स है उनको एट्रियास कहते हैं और नीचे दो को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। सो दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग अभी जो मैंने बताया है, अगर दिस इज फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम, अगर ये आर ए है, आर ए स्टैंड फॉर राइट ऑफ एट्रियम, तो प्लीज रिमेंबर कि इस राइट एट्रियम और यहाँ पे क्या है, एल ए, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करनी है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान ये जो पार्टीशन है इसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि द स्ट्रक्चर विच सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम दैट इज कॉल्ड ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर इसी तरह राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये जो सेप्टम होते हैं एक तो एट्रिया के दरमियान है और एक वेंट्रिकल के दरमियान है, और एक ये है, ये वाला जो सेप्टम है ये क्या करता है, ये ऊपर दो एट्रियास को नीचे दो वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। इसको ईवी सेप्टम या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। लेकिन अगर हम चेम्बर्स की बात करेंगे, हम दो एट्रियस की बात करेंगे, दो वेंट्रिकल्स की, यहाँ पे हम एट्रियस के दरमियान इंटर एट्रियल की बात करेंगे, वेंट्रिकल्स के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर की बात करेंगे। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहले हम इंटर एट्रियल सेप्टम को देखेंगे, इसके बाद हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को देखेंगे। तो प्लीज जितने भी लोग आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे और आप लोग ये चाहेंगे कि यार एग्जाम के अंदर इसके सवाल क्या है, तो रिमेंबर हमें चार चीजें आनी चाहिए। एक का नाम है सेप्टम प्राइमम, दूसरे का नाम है सेप्टम सेकंडम। ठीक है, ये दो चीजें। एनीथिंग विच इज गोइंग टू डेवलप इनिशियली तो उसको प्राइमम कहते हैं, और जो बाद में डेवलप होता है सेकेंडरी डेवलप होता है उसको सेकंडम कहते हैं। तो वन वर्ड इज सेप्टम प्राइमम, अनदर इज सेप्टम सेकंडम। इसी तरह ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम इज द वर्ड यूज फॉर होल, होल का मतलब फोरामेन है, और एक होते हैं ओस्टियम सेकंडम। तो प्लीज अगर ये चार चीजें जिसने सीखी इट्स मीन कि उसको इंटर एट्रियल सेप्टम की जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक समझ आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो एट्रिया है उसकी जो सेप्टम है उसमें सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकंडम, ओस्टियम प्राइमम और ओस्टियम सेकंडम, ये चीजें हमें आनी चाहिए। अब देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि दिस इज फॉर एग्जांपल हार्ट, और हार्ट में अगर हम देखते हैं इस तरह ये एक हार्ट है, और हार्ट के अंदर जनाब देखें तो इनिशियली जब हार्ट बनता है दैट इज अ सिंगल चेम्बर। वो क्या होता है, सिंगल चेम्बर। हार्ट की जो सेंटर है, ये जो लाइन ड्रा की है, ये एंडोकार्डियल कुशन है। हार्ट की जो ऊपर वाली पार्ट है उसको रूफ कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को फ्लोर कहते हैं। देखिए इनिशियली होता यह है कि रूफ से एक सेप्टम शुरू हो जाता है और फिर वो नीचे एंडोकार्डियल कुशन की तरफ आता है। सो दिस इज द सेप्टम which initially start from the root and they grow down toward endocardial cushion। ये एंडोकार्डियल कुशन की टिश्यूज है। अब सवाल ये है कि ये जो सेप्टम है ये इनिशियली अब बन रहा है, इसके पहले कोई सेप्टम था नहीं। तो वो सेप्टम जो रूफ ऑफ द हार्ट से स्टार्ट हो जाए और नीचे की तरफ आए और इनिशियली बने तो उसका नाम सेप्टम प्राइमम होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए a septum primum grows toward endocardial cushion, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एंडोकार्डियल कुशन को टच नहीं करता, तो लोअर एंड ऑफ सेप्टम प्राइमम और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान एक होल रह जाता है। ये जो होल है जिसको मैं अब ये एक किस्म की सर्कल से ड्रा करने जा रहा हूँ, ये होल पहले तो था नहीं, ये पहला बन गया।
तो इस होल का नाम ओस्टियम प्राइमम होगा, ठीक है। ओस्टियम इज द वर्ड यूज फॉर होल। तो प्लीज ये चीज ध्यान में याद रखें कि ऐसा सेप्टम जो इनिशियली ऊपर से स्टार्ट हो जाए, नीचे की तरफ आना शुरू करे, और दैट इज सेप्टम प्राइमम, दे मेक अ होल नोन एज ओस्टियम प्राइमम। फिर होता ये है कि जो सेप्टम प्राइमम है उसकी अपर पार्ट में सम सेल अंडरगो निक्रोस सेल डेथ एपोप्टोसिस, यहाँ पे सेल डेथ होता है, तो जब सेल खत्म होंगे तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली एक होल क्रिएट होगा। अब ये होल सेकंड टाइम हुआ है क्योंकि एक होल पहले यहाँ पे था, एक यहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल फेज, जब सेप्टम प्राइमम नीचे जाता है और उसका लोअर एंड फिर इसके साथ टच हो जाता है इसके साथ, तो इसके अपर पार्ट में होल क्रिएट होता है। अब दिस होल इज द सेकंड होल, दिस होल इज कॉल्ड सेप्टम सेकंडम। तो इसको ओस्टियम सेकंडम कहते हैं। तो ओस्टियम सेकंडम फॉर्म इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ। अब यहाँ पे देखे एक एक चीज समझनी है। इनिशियल ये था कि जब रूट से सेप्टम स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ, वो सेप्टम प्राइमम था। तो फिर सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान ओस्टियम प्राइमम था। फिर ओस्टियम प्राइमम रिग्रेस, और ये जो सेप्टम प्राइमम है वो एंडोकार्डियल कुशन को टच करने वाला था, तो ऊपर पार्ट में उसकी सेल डेथ हो गई और एक और सेप्टम बन गया जिसको ओस्टियम सेकंडम कहते हैं। अब होता यह है कि इसकी राइट साइड पे एक और सेप्टम बनना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो दिस इज सेप्टम सेकंडम, क्योंकि पहले तो ये सेप्टम प्राइमम था, अब ये सेप्टम सेकंडम। तो सेप्टम सेकंडम डिवेलप ऑन द राइट साइड ऑफ सेप्टम प्राइमम। और आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे एक होल होता है। ये जो होल है जो सेप्टम सेकंडम के अंदर होता है, इसको हम फ्यूचर का फोरामेन ओवेल कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। और यहाँ से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से आएगा और फोरामेन ओवेल और सेप्टम फोस्टियम सेकंडम के जरिए लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेकिन दैट इज ओनली इन द फीटल लाइफ, क्योंकि राइट एट्रियम के बाद ही फिर राइट वेंट्रिकल है, फिर लंग्स होती है। लेकिन लंग्स जो है बिफोर द बर्थ काम नहीं करते, वो कोलैप्स होते हैं। इसलिए जो ब्लड है उसकी शंटिंग राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड वाया द राइट एट्रियम रीचेस टू द लेफ्ट एट्रियम बाय फोरामेन ओवेल। अब होता यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाए आफ्टर द बर्थ, तो जो राइट साइड की प्रेशर है वो कम हो जाती है, लेफ्ट साइड की प्रेशर ज्यादा होती है। ये जो प्रेशर चेंजेस का कंसेप्ट है ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज रिमेंबर, बिफोर द बर्थ राइट साइड प्रेशर इज हाई, लेफ्ट साइड प्रेशर इज लो। लेकिन वेन एवर द फीटस इज डिलीवर, लेफ्ट साइड इज हाई, राइट साइड इज लो। तो हाई प्रेशर की वजह से जो सेप्टम प्राइम है इट क्रिएट प्रेशर ऑन सेप्टम सेकंडम, और ये फोरामेन ओवेल और ओस्टियम सेकंडम क्लोज हो जाते हैं और एक इंटर एट्रियल सेप्टम डेवलप हो जाता है और लंग्स काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो डीऑक्सी ब्लड है वो फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल फिर पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये जो सेप्टम होता है एट्रियल सेप्टम जो अभी हमने डेवलप किया, उन बच्चों के अंदर इस सेप्टम में कभी कभार होल रह जाता है, कोई सुराख रह जाता है, जिसको डिफेक्ट कहा जाता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों में जो फोरामेन ओवेल था, व्हाट इज फोरामेन ओवेल? इट इज द होल which allow the blood from the right atrium to the left atrium before the birth of the baby। अब सवाल यह है कि आफ्टर द बर्थ राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो डीऑक्सी है, लेकिन आफ्टर बिफोर द बर्थ यहाँ पे ऑक्सी ब्लड क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजनेशन का काम है वो फीटल लाइफ के अंदर प्लेसेंटा करता है। तो फोरामेन ओवेल का आंसर ये है कि इट इज अ होल विच अलो द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम बिफोर द बर्थ। लेकिन अगर ये होल बर्थ के बाद भी ओपन रहा तो फिर उस कंडीशन को हम पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं, या इसको हम परसिस्टेंट फोरामेन ओवेल कहेंगे, वो हम पढ़ेंगे, वो फिर एक प्रॉब्लम है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ ईएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है जी। तो अगर आप लोग को एग्जाम के अंदर आता है कि इंटर एट्रियल सेप्टम किस तरह डेवलप होता है, तो ये मैकेनिज्म है। इनिशियली एक सेप्टम स्टार्ट होगा जिसको सेप्टम प्राइमम कहेंगे, एंडोकार्डियल कुशन की तरफ जाएगा, एक होल क्रिएट होगा जिसको ओस्टियम प्राइमम कहते हैं। When septum primum reaches to endocardial cushion, there is cell death in the upper part of septum primum that will lead to a hole known as ostium secundum। इसकी राइट साइड पे एक और सेप्टम अपेयर होना शुरू हो जाता है, that is called septum secundum। और यही सेप्टम जब नीचे आता है तो उसमें एक होल होता है, इसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। इसी फोरामेन ओवेल के जरिए जो ब्लड है बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाना शुरू करेगा, बट सून आफ्टर द बर्थ जब प्रेशर बढ़ता है तो लेफ्ट एट्रियम प्रेशर इज हाई ऑन द राइट एट्रियम,
So these septum become fused with each other and enter atrial septum is formed. But in some babies, if this foramen ovale even persists, remain open after the birth, that is called persistent foramen ovale. तो अभी चले पढ़ते हैं, मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी। इनिशियली सेप्टम प्राइमम ग्रोज टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन forming a hole known as ostium primum, very easy। फिर ostium secundum will form। अब देखिए जब ये नीचे और आता है, when the ostium primum regress in the upper part of septum primum, the cell undergo death and there is forming another hole known as ostium secundum। then ostium secundum, septum secundum, ये वाला जो है, ये develop on the right side of ostium primum and they maintain right to left shunt। सवाल ये है कि ब्लड की शंटिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड पे होगी, तो एनीथिंग विच कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दैट इज कॉल्ड राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है जी। सेप्टम सेकंडम एक्सपांड एंड कवर मोस्ट ऑफ द ओस्टियम सेकंडम। द रेजिडुअल फोरामेन इज फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल बनेगी और फोरामेन ओवेल जो है ये वन वे वाल्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन टू रिमेंबर, वन वे। इट ओनली अलो द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट से कभी भी राइट एट्रियम की तरफ ब्लड को अलाउ नहीं करता है। ये वन वे वाल्व है और इसकी वजह ये है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी राइट साइड प्रेशर इज हाई, तो ब्लड मैक्सिमम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगी। फिर सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट सेप्टम सेकंडम सीलिंग द फोरामेन ओवेल एज सून आफ्टर द बर्थ। मैंने कहा था कि आफ्टर द बर्थ इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड देयर इज अ डिक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर। इसकी वजह यह है कि right atrial pressure is high than left atrium before the birth because of collapsed lungs। but when the lungs expand और बच्चा पैदा होते फर्स्ट क्राई करेगा, तो फिर लेफ्ट एट्रियम प्रेशर बढ़ेगा, राइट एट्रियम कम होगा, जिसकी वजह से ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। और सेप्टम सेकंडम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टा। सो व्हाट इज वेरी इजी, बट आप लोगों को जो टीचर है वो इतना आसान कराए कि फिर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को मजा आ जाए। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों में ये फोरामेन ओवेल इवन परसिस्ट ओपन आफ्टर द बर्थ, उसको पेटेंट फोरामेन ओवेल कहते हैं। पेटेंट फोरामेन ओवेल काज बाय द फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकंडम डिफ्यूज आफ्टर द बर्थ। इसका मतलब ये है कि अगर सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम जो बर्थ के बाद उन लोगों ने क्या होना है, क्लोज होना है, फ्यूज होना है, अगर इन दोनों की सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकंडम की फ्यूजन ना हो जाए, they will remain this foramen to remain open, that will lead to patent foramen ovale। इन लोगों में यह होता है कि अगर डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, या कोई और इस तरह मतलब पेरिफेरल वेन में क्लॉट है, अगर वो गलती से सुपीरियर वीना केवा या इंफीरियर वीना केवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है, तो फिर यही जो क्लॉट से पीस डिटेच होता है, एम्बोलिस होता है, वो फिर इस फोरामेन ओवेल के जरिए किधर जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के जरिए किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जाकर ब्लॉक कर सकता है। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। देखिए पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई मीन वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इट्स मीन कि आपके वेन में कहीं पे थ्रोम्बस है और उस थ्रोम्बस से अगर कोई पीस डिटेच हो जाए तो उसको हम एम्बोलस कहते हैं। इट्स मीन कि अगर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाए और उसकी वजह से जनाब जो एम्बुलेंस है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट की तरफ जाए फोरामेन ओवेल की वजह, और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए, तो ऐसे एम्बुलाई को पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई कहते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीवन शुड नो हैज अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस वन। अब आते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने समझनी है, क्विकली मैं बताता चलूँ। देखिए ये हार्ट है, अब ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता। अब इस ऊपर वाले पार्ट से जो रूफ है वहां से ये जो ग्रीन कलर का एक सिम्टम आता है, इसको सेप्टम प्राइमम कहते हैं। बट ये नीचे यहाँ पे जाकर एंडोकार्डियल कुशन्स को इसको टच नहीं करता। तो लोअर एंड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एंड एंडोकार्डियल कुशन देयर इज द ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम ओस्टियम प्राइमम कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, osteoprimum is the opening between lower end of septum primum and endocardial cushions। फिर जब यही सेप्टम प्राइमम नीचे आके इस एंडोकार्डियल कुशन को टच करता है, जहाँ पे टच हो जाता है, तो फिर होता यह है कि इसके ऊपर पार्ट में कुछ सेल की डेथ हो जाती है और इस सेल डेथ की वजह से यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट होता है। ये ओस्टियम से कंडम होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग को पता चला कि नीचे ओ सेप्टम प्राइमम ओस्टियम प्राइमम बना चुका था लोअर पार्ट में, और जो ओस्टियम सेकंडम है वो अपर पार्ट में। तो प्लीज रिमेंबर सेप्टम प्राइमम के अंदर ओस्टियम प्राइमम भी बनता है, ओस्टियम सेकंडम भी बनता है,
और आप लोगों ने याद रखना है कि सेप्टम प्राइमम के लोअर पार्ट में ओस्टियम प्राइमम बनता है और सेप्टम प्राइमम के अपर पार्ट में ओस्टियम सेकंडम बनता है। फिर जब ये टच कर देता है तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है वो ओस्टियम सेकंडम आ जाता है। अब इस ओस्टियम सेकंडम बनने के बाद ये जो ग्रीन कलर है ये तो पहले से सेप्टम प्राइमम है, इसके साथ राइट साइड पे जो ब्लू कलर का सेप्टम नीचे आना शुरू हो जाता है उसको सेप्टम सेकंडम कहते हैं। और ये सेप्टम सेकंडम जब नीचे आता है तो ये मेजॉरिटी ओस्टियम सेकंडम को कवर करता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब जब बंदा पैदा मतलब बर्थ हो जाती है इन्फेंसी के अंदर, क्या होता है जब इस साइड का प्रेशर इस पे ज्यादा हो जाता है तो ये दोनों फ्यूज होते हैं और ये जो सेप्टम सेकंडम और सेप्टम प्राइमम है वो फ्यूज हो जाते हैं, फोरामेन ओवेल नॉर्मली क्लोज हो जाता है। लेकिन in some patient when the septum primum fail to fuse with septum secundum, the foramen ovale will remain open and that condition is known as a patent foramen ovale। ठीक है जी, इसको हम फिर क्या कहेंगे, फोरामेन ओवेल पेटेंट या परसिस्टेंट कहेंगे, जिसमें पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखिए आप लोग डायग्राम पढ़ के आपको मजा आ रहा है क्या, हमें थ्योरी समझ आ गई तो डायग्राम पढ़ना इज सुपर सुपर इजी। इसलिए आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग साथ साथ चलेंगे आप लोग फॉलो करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन यू पीपल विल एंजॉय द कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कोई ऐसा सच कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल फोरामेन ओवेल मतलब ये है कि ये क्या हो जाए बंद हो जाए, तो मतलब फिर इसका हम सब में एक रेमिनेंट होता है, तो उस रेमिनेंट का अपना एक नाम है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए फोरामेन ओवेल क्लोज आफ्टर द बर्थ, तो व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, दैट इज कॉल्ड फोसा ओवेलस। ये हम अलग पढ़ेंगे, दीज आर द चेंजेस विच इज अकरिंग आफ्टर द बर्थ, प्रीनेटल चेंजेस पोस्टनेटल चेंजेस आगे आएगा। लेकिन ये चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट करें या किताब के ऊपर नोट करें कि इफ फोरामेन ओवेल क्लोजेस आफ्टर द बर्थ, तो उसकी जो रेमिनेंट है इसका जो बकिया हिस्सा है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फोसा ओवेलस। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। इसके बाद एक और टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने पढ़ा अभी एंटर एटिल सेप्टम, तो इस तरह हम एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसी को डिस्कस करेंगे। तो जो एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले जस्ट क्विकली गो फॉर इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन एग्जाम के अंदर जो यूएसएमएलई, एनआरई स्टेप वन, ब्लैब, एसएमएलई, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर एंटर एटिल सेप्टम पे आता है। अब ये सेप्टम हमने पढ़ लिया, ये दो एट्रियस को डिवाइड करने वाला सेप्टम इंटर एट्रियल है। अब यहाँ पे अगर सेप्टम क्रिएट हो जाए तो उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब इंटर एट्रियल सेप्टम बन जाता तो सेप्टम प्राइमम फ्लो रूट से स्टार्ट होता था नीचे आता था, यहाँ पे सेप्टम फ्लोर से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो सेप्टम इस तरह स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बन रहा होता है। और फिर ये ऊपर आके इसका जो अपर वाला पार्ट है इसमें भी कुछ हिस्सा इस तरह बन जाता है। मैं इसको इस तरह थोड़ा सा जिग इसलिए बना रहा हूँ, इसमें फर्क है। जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसका जो लोअर पार्ट है वो मसल से बना होता है, इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम, ये मस्कुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो जस्ट मेम्ब्रेन से बना होता है, तो उसको मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो प्लीज यही चीजें जो आप लोगों ने सीखने हैं कि the interventricular septum has two parts. The lower part is made up of muscle that is intermuscular और ये membranous है। ठीक है, अब होता ये है कि जो लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पार्ट, और यहाँ पे इसमें एक ओपनिंग इनिशियली रहता है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ बताता चलूँ, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज कॉल्ड मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे एक होल रह जाता है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। प्लीज एवरीवन फॉर यूएसएमएलई, प्लैब एंड एनी टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन इन एम्ब्रियो रिमेंबर दिस वर्ड आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम। जैसा कि हमें पता है कि ये अगर फ्यूचर का लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से एयोटा निकलेगी, ये अगर राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो फ्यूचर का अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक बनेगी उसको अयोटिको पल्मोनरी सेप्टम कहते हैं। ये जो अयोटिको पल्मोनरी सेप्टम है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में रोटेट होता है और फ्यूज होता है किस चीज के साथ, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
प्लीज एवरीवन रिमेंबर एंड फोकस हियर। इनिशियली ये जो नीचे से सेप्टम स्टार्ट होता है, ये मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो आयोटिक पल्मोनरी सेप्टम है वो फ्यूज होके रोटेट हो जाता है, और इस इंटर मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ फ्यूज होके फ्यूचर का मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है। और जब यहाँ पे मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाए, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो अब यहाँ से एमसीक्यूज क्या बना, एग्जाम के अंदर आप लोग बैठे हैं और आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकेगा। सो द क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन द एग्जाम, प्लीज रिमेंबर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि which of the following embryonic structure later fuses and develop membranous interventricular septum, that is aorticopulmonary septum। फिर यहाँ पे जो एंडोकार्डियल कुशन थे ना, यहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन जिसकी तरफ ये सेप्टम आ रही थी, एंडोकार्डियल कुशन से फ्यूचर के वाल्व बनेंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो वाल्व्स है, मतलब ये है कि ये एट्रियल वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगी, और जो एयोटिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, ट्राइकस्पिड माइट्रल है, वो सारा एंडोकार्डियल कुशन से बनेगी। कभी कभार होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हार्ट है, और हार्ट के अंदर आप लोग को पता है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँ, दिस लाइन विल सेपरेट वेंट्रिकल, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सवाल ये है कि अगर इस सेप्टम के अंदर फाइबर ये इस तरह बन जाए, फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल है, अगर आप इस वेंट्रिकल्स को देखें इस तरह, अगर मैं सिंपल से एक डायग्राम के जरिए आप लोग को बताता चलूँ, अगर ये सेप्टम इस तरह बन जाए, देखिए इस तरह बन जाए, इट्स मीन देयर इज अ डिफेक्ट इन दिस सेप्टम। एनी डिफेक्ट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम will be considered as VSD, ventricle septal defect, very very important। अब अगर ये डिफेक्ट नीचे है तो उसको हम मस्कुलर VSD कहते हैं, और अगर ये ऊपर होगा तो उसको हम मेम्ब्रेनस VSD कहेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर मेम्ब्रेनस के अंदर कॉमन है। हार्ट में बाई बर्थ, एनीथिंग विच इज बाई बर्थ इज कॉल्ड ऑफ कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स जितने भी हार्ट में, उसमें मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट है वो VSD है। So this VSD, ventricle septal defect, is the most common congenital cardiac anomaly। तो हार्ट के जितने एनोमलीज हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो डिफेक्ट है वो VSD है, और ये मेनली कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेनस सेप्टम में होता है। जो स्मॉलर VSD है, अगर डिफेक्ट बहुत छोटा है तो वो स्पॉन्टेनियसली ठीक होगा, अगर डिफेक्ट ज्यादा है तो उसको हम सर्जिकली रिपेयर करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे आगे पैथोलॉजी पार्ट में। तो आप लोगों को अभी इंटर एट्रियल सेप्टम समझ में आए, और आप लोगों को साथ में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी समझ में आए। इसके साथ साथ यहाँ पे दो चीजें मजीद बताता चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग को ये चीजें इसके साथ जरूर आनी चाहिए, क्योंकि दे विल आस्क यू इन द एग्जाम एज वेल। एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रैक का प्रॉब्लम है, आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन। ट्रैक फॉर आउटफ्लो क्या है, राइट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लो है वो पल्मोनरी ट्रंक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की है वो असेंडिंग एयोटा है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा निकलेगी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एयोटा इज कॉल्ड ऑफ असेंडिंग एयोटा। अब सवाल ये है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में पढ़ेंगे, जनरल एम्ब्रियोलॉजी में जब हम प्रॉपर जाएंगे तो हम न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिस्कस। न्यूरल क्रिस्टल से फ्यूचर का मेलानोसाइट्स बनते हैं, इससे एड्रिनल मेडुला बनते हैं। न्यूरल क्रिस्टल से मतलब आप लोग श्वान सेल बनते हैं, जो माइलिन शीट पीएनएस में बनाता है। और इवन न्यूरल क्रिस्टल जब माइग्रेट हो जाए तो वो फ्यूचर का अयोटिको पल्मोनरी सेप्टम बनाता है। और ये अयोटिको पल्मोनरी दो वर्ड से बना है, विन दे सेपरेट सेप्टम सेपरेट, तो लेफ्ट साइड पे उसका अयोटा बनेगा और राइट साइड पे पल्मोनरी ट्रंक बनेगा। कभी कभार जो अयोटा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय राइट से निकल जाता है, और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो राइट से लेफ्ट की बजाय। तो एयोटा वी नो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये गलती से राइट से निकले और जो पल्मोनरी ट्रंक राइट से है वो गलती लेफ्ट से निकले, तो उसको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल कहते हैं। इस पेशेंट के अंदर जब भी आप एक्सरे करते हैं, देयर विल बी एक शेल शेप हार्ट, जो अंडे की जनाब शेप होती है, एक शेल शेप हार्ट होता है। टेट्रालॉजी ऑफ पेलोड हम डिस्कस करेंगे। टेट्रा मीन फोर, लॉजी मीन स्टडी। The study of four things combined in a single patient is called tetralogy of Fallot। अब इस कंडीशन को हमने आउटफ्लो एबनॉर्मलिटी में इसलिए रखा है क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है पल्मोनरी वाल्व के जरिए, और पल्मोनरी वाल्व की नेरो को हम पल्मोनरी स्टीनोसिस कहते हैं। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर पल्मोनरी स्टीनोसिस होता है। अगर आप लोग ये चार चीजें याद रखें, PROV, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन जस्ट फॉर इजीनेस PROV स्टैंड फॉर, P फॉर पल्मोनरी स्टीनोसिस, स्टीनोसिस का मतलब नेयर विंग ऑफ द वॉल,
right ventricle hypertrophy, right ventricle increase in the size, overriding of aorta in VSD. So pulmonary stenosis, right ventricle hypertrophy, overriding of aorta and VSD. These four things in a single patient is known as a tetralogy of Fallot. And persistent truncus arteriosus we discuss later. ये अभी आगे आ रहा है वाल्व की जो डेवलपमेंट है वाल्व में सिर्फ इतना याद रखे चाहे अयोटिक वाल्व है पल्मोनरी है ट्राइकस्पिड है या माइट्रल है इन सब की जो डेवलपमेंट है इसमें अगर किसी टिश्यूज की मेन रोल होता है तो वो एंडोकार्डियल फंक्शन होते हैं वाल्व की जो एबनॉर्मेलिटीज है उसमें आप लोगों को याद रखना है या तो किसी वाल्व को अगर आप देखें तो वो अंदर से तंग हो सकता है दैट इज कॉल्ड स्टीनोटिक वाल्व इफ एनी वाल्व बिकम नैरो दैट इज स्टीनोसिस तो अगर एक वाल्व क्लोज हो दोबारा बंद ना हो और उससे बैकवर्ड ब्लड की फ्लो हो रही हो तो उसको रिगर्जिटेशन कहते हैं तो वाल्व इवन में भी स्टीनोटिक और रिगर्जिटेड वो हम डिस्कस करेंगे कभी कभार वाल्व अंडर डेवलप होते हैं जितना उसको बनना चाहिए उससे कम बनता है वो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है और इस ट्राइकस्पिड एट्रेजिया जो है ये क्लासिकली एक कंडीशन के अंदर होता है जिसको एब्सटीन एनोमली कहते हैं अब यहाँ पे सारे के सारे अपने नोटबुक में नोट करें कि वो कौन सा ड्रग है जो हम मूड स्टेबलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी अगर हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें क्योंकि ये ड्रग प्रेगनेंसी में क्या है कंट्रा इंडिकेट है इसका वजह ये है कि दिस ड्रग कैन क्रॉस प्लेस एंड देयर डैमेज द ट्राइकस्पिड वाल्व and it can lead to tricuspid atresia. This drug is known as lithium. So this is one of the very favorite exam question for the USMLE NLE कि अगर एक पेशेंट है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का है मूड स्टेबलाइजर ड्रग ले रहे हैं लेकिन उस ड्रग की वजह से उसके आने वाले बच्चे में ट्राइकस्पिड एट्रेजिया हो जिसको एब्स्टीन एनोमली कहते हैं दैट ड्रग विल बी लिथियम देयरफॉर because of this condition lithium is contraindicated in pregnancy. So this is the first section of embryology in CVS. Hope you people will enjoy it. Anyone who can join this session, who can join this session proper, they can contact me as soon as possible. I will give you the more discount. इस तरह के हम पूरी first aid को पढ़ेंगे. And hope you people enjoy the concept. Please, anyone who can attend the lecture, they can comment me and give me feedback. See you soon in the next section. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.